हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल यूपीएससी IAS 99 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। आप लोग सेशन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सेशन की लास्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की लेक्चर की तरफ। तो आज का आर्टिकल क्या है? IAFS सिंदूर फॉर्मेशन टू लीड रिपब्लिक डे फ्लैग पास्ट। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा सिंदूर फॉर्मेशन क्या किया जाएगा? लीड किया जाएगा रिपब्लिक डे फ्लैग पास्ट, जो कि हुआ है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो आज का न्यूज़ क्या है? तो GS पेपर 3 सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से है। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूज़ क्या है? तो द फॉर्मेशन सिम्बोलिसेस वेलोर, सेक्रीफाइज एंड नेशनल रिसोल्व। तो यह फॉर्मेशन वीरता, बलिदान और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। तो सिंदूर फॉर्मेशन क्या है? हम लोग ये देखेंगे सिंदूर फॉर्मेशन क्या है। तो अ सिम्बोलिस एरियल फॉर्मेशन डिजाइंड बाय द IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा डिजाइन। यह क्या है? एक प्रतीकात्मक फॉर्मेशन है। रिप्रेजेंट्स ऑनर ऑफ मैरिटिस एंड कमिटमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह शहीदों के सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति बद्धता को क्या करता है? दर्शाता है। तो नेम सिंदूर रिफ्लेक्ट सेक्रीफाइस एंड प्रोटेक्शन रूटेड इन इंडियन एथोस्ट। तो सिंदूर क्या है? तो भारतीय परंपरा में त्याग और संरक्षण का प्रतीक है। तो देखते हैं एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व। इसमें क्या क्या एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व है? इसमें एडवांस फाइटर जेट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। किसका? तो IAF इंडियन एयरफोर्स का। तो वायुसेना के उन्नत लड़ाकू एवं परिवहन विमान शामिल है। उसके बाद देखते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेट्स टेक्नोलॉजिकल पावर्स एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। तो तकनीकी क्षमता और ऑपरेशन तत्परता का प्रदर्शन। तो देखते हैं स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस, रणनीतिक महत्व क्या है? तो शोकेस इंडियाज एयर पावर डोमिनेंस। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है सिंदूर फॉर्मेशन का? तो भारत की वायु शक्ति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। बूस्ट डिटरेंस कैपेबिलिटी एंड नेशनल मोरल। तो निरोधक क्षमता और राष्ट्रीय मनोबल को क्या करता है? बढ़ाता है। रेनफोर्सेस मैसेज ऑफ सिक्योर्स स्काइज एंड स्ट्रॉन्ग डिफेंस। तो सुरक्षित आकाश और सशक्त रक्षा का संदेश देता है। क्या? तो सिंदूर फॉर्मेशन। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, संवैधानिक संदर्भ में देखते हैं हम लोग। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट्स एडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने का प्रतीक है। तो रिपब्लिक डे क्या है? संविधान लागू होने का प्रतीक है। आर्म फोर्स पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट सिविल मिलिट्री हार्मोनी। तो सशस्त्र बलों की भागीदारी नागरिक सैन्य समन्वय को दर्शाता है। यूपीएससी के रिलीवेंस हम लोग देखेंगे। तो यूपीएससी की रिलीवेंस से IAF इंडियन एयरफोर्स फॉर्मेशन, डिफेंस सिंबोलिज्म, रिपब्लिक डे ट्रेडिटेशन, ये सारे मेंस के लिए पर्सपेक्टिव है। डिफेंस प्रेडेंस, मिलिट्री सिंबोलिज्म एंड मॉरल, सॉफ्ट पावर एंड स्ट्रेटजिक मैसेजिंग, ये मेंस के लिए पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसे। तो आर्म्ड फोर्स एज सिम्बॉल्स ऑफ नेशनल यूनिटी एंड रेजिलेंस। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे के लिए आर्म फोर्स एज। तो आर्म फोर्स किसके रूप में है? सिम्बॉल्स ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता एंड रेजिलेंस, लचीला। यहाँ पे देखेंगे वैल्यू एडिशन। इसका कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड है इसका एयर पावर डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजिक सेनिंग, मिलिट्री ट्रेडिटेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, डिफेंस रेडिनेंस, ये इनके कीवर्ड है। किनके? तो सिंदूर फॉर्मेशन के। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन। तो क्या सिंदूर फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ ब्लेंडेड विथ कल्चरल सिंबोलिज्म। तो सिंदूर फॉर्मेशन भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों का क्या है? संगम दर्शाता है। संगम को दर्शाता है। सिंदूर फॉर्मेशन भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों का संगम को दर्शाता है। अब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 क्या है? तो आर्टिकल 2 है सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन वेदर ED इज अ जुरिस्डिक्स पर्सन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को जांच करना है, एग्जामाइन करना है
कि क्या ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जुरिस्टिक पर्सन है, न्यायिक संस्था है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यूपीएससी करंट अफेयर टुडे पॉलिटी और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है, तो कंटेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू एग्जामाइन, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एग्री हो गए एग्जामाइन के लिए अ क्वेरी राइज्ड बाय तमिलनाडु एंड केरल गवर्नमेंट। तो ये प्रश्न किसके द्वारा उठाया गया है, तमिलनाडु के सरकार और केरल के सरकार द्वारा। तो द क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन क्या है, वेदर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी क्वालिफाइज एज अ जुरिस्टिक पर्सन। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या ईडी जो है, ईडी को वर्गीकृत किया जा सकता है जुरिस्टिक पर्सन मतलब न्यायिक संस्था के रूप में। तो आगे देखते हैं इशू एरोज्ड, यहाँ पे देखेंगे इशू एरोज्ड एम्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस टू ईडी पावर अंडर पीएमएलए 2002। तो यहाँ पे पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी का शक्ति जो है, इसको संवैधानिक चुनौतियाँ हैं। तो ये क्या है, एम्ड उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज जुरिस्टिक्स पर्सन। तो जुरिस्टिक्स पर्सन क्या होता है ये समझना है। तो जुरिस्टिक पर्सन क्या होता है, एन एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज हैविंग राइट एंड ड्यूटीज। तो ऐसा कानूनी निकाय जिसे कानून द्वारा अधिकार और दायित्व प्राप्त हो। कैन स्यू और बी स्वीड इन इट्स ऑन नेम, अपने नाम से मुकदमा दायर, अपने नाम से मुकदमा दायर या सामना कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कॉरपोरेशन हो गया, कंपनीज हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, सोसाइटीज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, ये क्या अपने नाम से मुकदमा दायर या सामना कर सकता है। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अब हम लोग देखेंगे ईडी क्या होता है, ईडी को समझेंगे। ईडी क्या है, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी इज अ स्पेशलाइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक लॉ इन्फोर्समेंट एंड फाइटनिंग फाइनेंशियल क्राइम्स। तो यहाँ पे समझेंगे प्रवर्तन निदेशालय ईडी भारत सरकार की एक विशेष कानून प्रवर्तन एजेंसी है। भारत सरकार की क्या है, एक विशेष कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो जिसका वर्क क्या है, आर्थिक अपराधों और वित्तीय अधिनियमताओं की जांच करना। अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण क्या है। तो ईडी वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है कि ईडी वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ईडी किसके अंदर काम करता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ईडी क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ किस मंत्रालय के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो ईडी राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। अब देखेंगे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो मतलब किस वर्ष ईडी का स्थापना हुआ, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो ईडी एस्टेब्लिश्ड इन कब, तो 1956 इनिशियली फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA फेरा केसेस। तो स्थापना वर्ष कब है, 1956 1956। प्रारंभ में विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम फेरा के लिए ये संस्था था, जिसको बाद में ईडी बनेगा। यहाँ पे देखेंगे हेड क्वार्टर, तो ईडी का हेड क्वार्टर कहाँ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का न्यू दिल्ली, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ये हेड क्वार्टर, मिनिस्ट्री, ये सारे चीज़ ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ये सारे चीज़ याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे देखेंगे लॉ इन्फोर्स्ड बाय ईडी, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे लॉ इन्फोर्स्ड बाय ईडी। तो ईडी के द्वारा कानून लागू, तो देखेंगे ईडी के द्वारा क्या क्या कानून लागू होते हैं, इन्फोर्स द फॉलोइंग मेजर लॉज। तो यहाँ पे मुख्य लॉ है, देखते हैं क्या क्या लॉ है। तो पहला लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, जिसको PMLA बोलते हैं 2002। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999। उसके बाद है फ्यूगिटिव, उसके बाद है यहाँ पर फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट FEOA 2018, मतलब 2018, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, यह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999, यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। उसके बाद फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट
2018। तो यह भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है। तो यहाँ आप देखेंगे ये भगोड़ा क्या होता है, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स क्या होता है, जो अपने देश से इंडिया से पैसा लेके किसी दूसरे देश में भाग गया, जो देश को इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाता है, उसको कौन सा लगता है, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 लगता है। तो ये देख लिए हम लोग कि ईडी के निम्नलिखित कानूनों लागू करता है ईडी। ठीक है, तो की फंक्शन ऑफ ईडी, तो ईडी का यहाँ पे कुछ मुख्य कार्य है, देखते हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, धन शोधन मामलों की जांच करता है। अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की करता है। एडजुडिकेशन अंडर फेमा, एडजुडिकेशन अंडर फेमा, तो फेमा के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई होता है। यहाँ पे देंगे प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स इन स्पेशल कोर्ट्स, तो यहाँ पे विशेष न्यायालयों में अभियोजन। तो ये क्या है, मुख्य कार्य है किसका, ईडी का। तो यहाँ पे देखेंगे पावर ऑफ ईडी। अब ईडी का पावर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ईडी का पावर क्या है। तो सर्च एंड सीजर, अरेस्ट और एक्यूज्ड, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, समन इंडिविजुअल फॉर क्वेश्चनिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्च से जुड़े क्या है, तलाशी और जब्ती, ईडी का पावर है तलाशी और जब्ती करना। अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, आप आरोपी या अपराधी को अरेस्ट करना। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी संपत्ति को जब्ती करना, संपत्ति को कुर्की करना। उसके बाद समन इंडिविजुअल फॉर क्वेश्चनिंग, मतलब पूछताछ के लिए समन जारी करना। समन मतलब क्या होता है, बुलाना, पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, तलाशी और जब्ती कर सकते हैं, आरोपी को की गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की, ये क्या है, ईडी के पावर है। तो हम लोग देखते हैं ईडी और सीबीआई। यहाँ पे देखेंगे ईडी वर्सेस सीबीआई कंपेरिज पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम लोग ईडी और सीबीआई को कंपेरिज करके यहाँ पे देखते हैं। तो ईडी क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफेंसेज मनी लॉन्ड्रिंग। तो ईडी क्या है, तो ईडी इकोनॉमिक्स ऑफेंसेज, काम क्या करता है ईडी, इकोनॉमिक्स ऑफेंसेज मनी लॉन्ड्रिंग में। अब यहाँ पे सीबीआई देखते हैं, सीबीआई क्या, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई का काम क्या है, करप्शन, क्रिमिनल एंड स्पेशल क्राइम। तो ईडी देख लिए हम लोग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो आर्थिक अपराध, धन शोधन। ठीक है, सीबीआई का काम क्या है, तो सीबीआई का काम है भ्रष्टाचार, सामान्य एवं विशेष अपराध। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ईडी कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक आधार। ईडी का संवैधानिक आधार क्या है, देखते हैं। ईडी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ईडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, दोनों में समझेंगे। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जैसे संविधान के द्वारा, संविधान की अनुच्छेद द्वारा बनाया जाता है, वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, जिसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा क्या किया जाता है, एक्ट के द्वारा पारित किया जाता है, पास किया जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होता है, इसमें चेंज करना क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसान नहीं होता है कि बदल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत वैधानिक निकाय है, ईडी याद रखना है। तो ईडी यहाँ पे देखेंगे, ईडी इन न्यूज। तो ईडी न्यूज में क्यों है, ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ईडी न्यूज में क्यों है। तो कंसर्न्स ओवर मिसयूज ऑफ पावर, शक्तियों के दुरुपयोग पर बहस। इश्यूज ऑफ फेडरलिज्म एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, संघवाद और राजनीतिक निष्पक्षता के मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन पीएमएलए प्रोविजन। तो पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ, यहाँ पर क्या, पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखेंगे, क्विक रिवीजन है, रिवीजन के लिए पॉइंटर्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। तो यहाँ पे समझेंगे ईडी कम्स अंडर, तो ईडी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ईडी किसके अंतर्गत आते हैं, किस मंत्रालय के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखेंगे कोर लॉ, इसका कोर लॉ मतलब होता है मुख्य कानून क्या है। तो ईडी का मुख्य कानून क्या है, तो पीएमएलए 2002, इसका मुख्य कोर लॉ क्या है, मुख्य लॉ क्या है, तो पीएमएलए 2002
2 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर हम लोग देखते हैं। नेचर है स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये ईडी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना है। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। या क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर दिल्ली में है। ये हम लोग आगे भी देखे हैं। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए कुछ प्रैक्टिस बोले थे कि फर्स्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे एमसीक्यू प्रीलिम्स के लिए, तो क्वेश्चन ये रहा। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी वर्क्स अंडर द व्हिच ऑफ फॉलोइंग मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ईडी जो है, ईडी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले, तो ईडी जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े किसके अंतर्गत काम करते हैं, ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ये याद रखना है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, दैट इज सही। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो ईडी वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो किस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। डिपार्टमेंट क्या है, रेवेन्यू, मिनिस्ट्री क्या है, फाइनेंस, ये याद रखना है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज प्राइमरली इन्फोर्स्ड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो यहाँ पे ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मतलब निम्नलिखित में से ये जो एक्ट्स है, तो ये प्राइमरली इन्फोर्स्ड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के प्राथमिकता को क्या लागू करता है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी देखें कुछ देर पहले, तो ईडी के द्वारा इन्फोर्स लागू होता है, कौन कौन एक्ट होता है लागू, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये पढ़े हैं, ये होगा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये 2 नंबर भी होगा। उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये नहीं होगा, ये हम लोग पढ़े हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2। तो यहाँ पे ऑप्शन में है बी और सी, दोनों में 1 और 2 है। तो बी और सी दोनों मिस्टेक्स हो गया, तो दोनों आप बोल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, बी या सी। तो इसका सी है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन क्या है, ईडी इन्फोर्स पीएमएलए एंड फेमा एंड नॉट यूपीए, मतलब अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जो है इसको लागू नहीं करता है, पीएमएलए को, एफईएमए को लागू करता है कौन, ईडी। ठीक है, तो याद रखना है इसको। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, मतलब क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिए इन पर विचार कीजिए अबाउट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर क्या है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956, इट हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये क्या है, ईडी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग पढ़े हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956, तो कब स्थापित किया गया था, 1956 में। इट हेडक्वार्टर्स इज न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3 ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बी क्या होगा, राइट। तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन है, ईडी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हम लोग पढ़े हैं, ये भी समझे हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या हुआ, जिसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या हुआ, जिसको संविधान के किसी अनुच्छेद के द्वारा बनाया जाता है। जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चेंज करना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कठिनाई जटिल होता है। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी में चेंज करना क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट ईडी फ्रॉम सीबीआई। यहाँ पे ईडी और सीबीआई के बीच क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो क्या डिफरेंस है, तो आप देखेंगे ईडी डील्स विद टेररिज्म, सीबीआई विद इकोनॉमिक्स ऑफेंस। तो सीबीआई इकोनॉमिक्स ऑफेंस को क्या करता है, डील नहीं करता है।
यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखना है, ईडी डील्स विथ इकोनॉमिक्स ऑफेंस, तो ईडी डील विथ इकोनॉमिक्स ऑफेंस, सीबीआई डील विथ इलेक्शन मैटर्स, तो ये भी क्या होगा, सीबीआई इलेक्शन मैटर्स को डील नहीं करता, ये भी गलत हो गया। ईडी डील्स विथ मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई डील्स विथ कॉरपोरेशन करप्शन, विद करप्शन। तो यहाँ पे ईडी क्या करता है, ईडी डील विथ मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई डील विथ करप्शन, ये हम लोग पढ़े हैं क्या करता है, करप्शन, तो यह क्या होगा, सही है, एन एंगल क्राइम्स, किसके, एन जनरल क्राइम, तो ईडी इज सीबीआई हैव आइडेंटिकल जुरिडिक्शन, तो ईडी और सीबीआई का क्या है, समान जुरिडिक्शन, समान क्षेत्राधिकार है, तो ये नहीं होगा, डी भी गलत, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ईडी क्या मनी लॉन्ड्रिंग को डील करता है, सीबीआई डील किसको करता है, करप्शन को, भ्रष्टाचार को, तो इसका क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट 2018 इज इन्फोर्स्ड बाय, तो यहाँ पे फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट जो है 2018, तो यह इन्फोर्स किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो सीबीआई, एनआईए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे नहीं सीबीआई के द्वारा किया जाता है, नहीं एनआई के द्वारा किया जाता है, नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो यह जो है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट 2018, तो यह किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा लागू किया जाता है। तो इसका क्या होगा, 5 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट, इसका ऑप्शन सी क्या है, राइट। तो एक्सप्लेनेशन भी इनका देख लें, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, ईडी इन्फोर्स द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट 2018, तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को लागू कौन करता है, ईडी लागू करता है, ये याद रखना है। तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे थे, ईडी किस किस चीज़ को लागू करता है, तो ईडी कौन कौन से नियम को लागू करता है, तो पहला हो गया पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके बाद हो गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट, उसके बाद हो गया क्या लागू करता है, एफईओए, मतलब फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लागू करता है। तो ये याद रखना है, तो ईडी किसको लागू कर, इसको कौन लागू करता है, ईडी लागू किया जाता है, ईडी के द्वारा ये 3 मुख्य कानून है जो लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स पावर्स आर अवेलेबल टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो यहाँ पे देखेंगे ईडी के पास कौन कौन से पावर शक्तियाँ अवेलेबल है, तो सर्च एंड से जुड़े, ये हम लोग पढ़े थे, सर्च एंड से जुड़े, उसके बाद अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रांटिंग पार्डन टू ऑफेंडर्स, तो यहाँ पे क्या है, जांच पड़ताल कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है एक्यूज्ड पर्सन को, अटैचमेंट प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी का कुर्की कर सकता है, लेकिन पार्डन टू ऑफेंस, ग्रेटिंग पार्डन टू ऑफेंडर्स मतलब अपराध जो है उनको यह क्या कर सकता है, पार्डन क्षमा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी मतलब 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि विद रिफरेंस टू ईडी कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखेंगे विद रिफरेंस किसके संदर्भ में देखेंगे, ईडी के संबंध में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब विचार करना है निम्नलिखित स्टेटमेंट पर, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। ईडी प्रोसिक्यूट्स केस इन स्पेशल कोर्ट्स अंडर पीएमएलए, ईडी फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है ईडी जो है, ईडी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो ईडी यहाँ पे देखना है कि ईडी प्रोसिक्यूशन कोर्स पीएमएल स्पेशलाइज्ड, ईडी फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो यहाँ पे होम अफेयर्स जो मंत्रालय है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन ये राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते, एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ईडी फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ईडी किसके अंतर्गत काम करता है, फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, नॉट एमएचए, नॉट ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम नहीं करते हैं, याद रखना। ईडी किसके अंतर्गत काम करते हैं, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूपीएससी के टिप्स कुछ देखते हैं, टिप्स देखते हैं। तो ईडी क्वेश्चंस आर ऑफ्टन लिंक्ड, तो यूपीएससी से लिंक्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे लिंक्ड, किस किस टॉपिक से लिंक्ड पूछेंगे क्वेश्चन, तो देखते हैं पीएमएलए प्रोविजन, फेडरलिज्म एंड मिसयूज ऑफ पावर, कंपैरिजन विद सीबीआई और एनआईए, ये यूपीएससी के लिए लिंकेज टॉपिक्स है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक्स देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विचार करना है निम्नलिखित स्टेटमेंट पर कि रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के रिगार्डिंग। तो ईडी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद है ईडी इन्फोर्स द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अ जुरिस्डिक्स पर्सन कैन sue and be sued its own name। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 and 3 होगा। तो ईडी इज स्टेचुरी बॉडी है बट क्रिएटेड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएटेड नहीं हुआ है, ये होम मिनिस्ट्री उस टाइम कुछ आर्थिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की वजह से होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए इज राइट। तो यहाँ पे देखते हैं सिंदूर ऑपरेशन, यहाँ पे देखेंगे कि सिंदूर फॉर्मेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज। इसी तरीका से क्वेश्चन पूछता है, देखिए कि यही पूछा जाएगा कि सिंदूर फॉर्मेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद। तो सिंदूर फॉर्मेशन हाल ही में समाचारों में किससे संबंधित है, एसोसिएटेड है। तो ये देखेंगे हम लोग। तो ये कि इंडियन नेवी कोस्टल पोर्टल, इंडियन आर्मी, एरोम रेड क्रॉप्स, इंडियन एयरफोर्स, रिपब्लिक डे फ्लैग पास्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स परेड। तो ये किससे है, सी होगा। क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स से रिपब्लिक डे फ्लैग पास्ट से एसोसिएटेड संबंधित है क्या चीज़, तो सिंदूर फॉर्मेशन। क्वेश्चन ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IAFS इंडियन एयरफोर्स स्पेशल फॉर्मेशन ड्यूरिंग रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट इज टू। तो गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में वायु सेना की विशेष फॉर्मेशन मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है फ्लाई पास्ट का, ये सिंदूर रिपब्लिक डे पर जो सिंदूर फॉर्मेशन फ्लाई पास्ट करेगा, इसका मुख्य पर्पस क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहले कंडक्ट कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज, डेमोन्स्ट्रेट एयर पावर एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। उसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन ट्रस्ट ट्वेनली इंडिकेटेड वेपन्स, ट्रेन सिविलियन पायलट्स। तो इसका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट एयर पावर का दबदबा डेमोन्स्ट्रेट दिखाने, और ऑपरेशनल रेडीनेस। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबोलिज्म ऑफ द टर्म सिंदूर इज द इंडियन एयरफोर्स फॉर्मेशन मेनली। तो IAF सिंदूर फॉर्मेशन में सिंदूर शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, तो स्पीड एंड प्रिसिशन, टेक्नोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट, सेक्रीफाइज, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। तो इसका क्या है, मुख्य कारण क्या है, सेक्रीफाइज, ऑनर एंड प्रोटेक्शन। तो क्या होगा, सी, ऑप्शन सी इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक डे फ्लैग पास्ट बाय द इंडियन एयरफोर्स प्राइमरली सिग्निफाइज। भारतीय वायुसेना द्वारा गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर, सिविलियन मिलिट्री हार्मोनी एंड नेशनल सिक्योरिटी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो ये क्या दर्शाता है, तो सिविलियन मिलिट्री हार्मोनी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट के रिगार्डिंग। तो गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज कंडक्ट बाय द इंडियन एयरफोर्स, इट शोकेस इंडिया एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, इट हैज नो रिलीवेंस टू नेशनल मोरल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन करेक्ट। तो मतलब इन सारे में से ऊपर जो दिए गए ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला बात ये है कि ये जो है रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग, रिपब्लिक डे फ्लैग पास्ट, तो ये कौन कंडक्ट, किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया है, कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। उसके बाद शोकेस इंडियन क्या दिखाता है, इंडियन एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाता है। उसके बाद ये क्या, इट इज ए नो रिलीवेंस टू नेशनल मोरल। तो यहाँ पे नो लगा है, ये क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 and 2 इज राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो क्या होगा, 1 and 2 इज राइट। तो ऑप्शन ए इज राइट। अब प्रीलिम्स का टिप्स कुछ यहाँ पे दिया गया है। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्या टिप्स है, तो सच क्वेश्चन आर ऑफ्टन आस्क्ड, मतलब सच क्वेश्चन आर ऑफ्टन आस्क्ड एज करेंट अफेयर्स, सिंबोलिज्म प्लस डिफेंस कैपेबिलिटी। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रीलिम्स में,
तो किसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है ऑप्शन अक्सर, तो करंट अफेयर से, सिंबोलिज्म, उसके बाद डिफेंस कैपेबिलिटी को, उसके बाद फोकस ऑन, तो फोकस किस पे करना है कि व्हाई एंड व्हाट इट सिग्निफाइज, नॉट जस्ट द इवेंट। तो यह इवेंट क्या हुआ नहीं हुआ वो नहीं, तो उनके इवेंट का महत्व क्या है, वो इवेंट क्यों हुआ, इस चीज़ को यूपीएससी देखता है। तो इससे रिलेटेड पर्सपेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।